आज हम बात करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अर्थात लागत लाभ विश्लेषण के बारे में, जो किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक जगत में हर फर्म के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नई परियोजनाएं शुरू करे और उनमें अपनी अतिरिक्त पूंजी को निवेश करे। जब भी कोई नई परियोजना शुरू की जाती है तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक और वित्तीय दृष्टिकोण से वो परियोजना किसी भी फर्म के लिए लाभदायक है अथवा नहीं, इसे जाना जाए। ऐसा तभी ज्ञात हो सकता है जब हम किसी भी परियोजना की संभावित लागतों की तुलना उस परियोजना से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों से करते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लाभ क्या हैं, किस तरीके से होते हैं एक फर्म को, और लागतें क्या हैं, और इनके विश्लेषण के आधार पर ही हम किसी भी फर्म को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर किसी भी परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए उसके परियोजना के क्रियान्वयन में जो भी लागत आती हैं और उससे जो भी लाभ प्राप्त होता है उसकी जांच परख करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ के बारे में कि लाभ किसे कहते हैं और लाभ कितने तरीके से एक परियोजना में शामिल हो सकते हैं। सामान्य तौर पर अलग अलग तरीके की जो परियोजनाएं होती हैं विकास से संबंधित, उनमें उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने, नए उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने, नए वस्तुओं का उत्पादन करने, नई सेवाओं की आपूर्ति करने से संबंधित चीज़ें शामिल की जाती हैं। सामान्य तौर पर लाभ का अर्थ होता है कि किसी भी परियोजना में जब निवेश किया जाता है तो उसके कारण राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में वो परियोजना कितनी सहायक है। केवल हम उसी परियोजना को लाभप्रद कह सकते हैं जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अधिक है, और जहाँ पर वास्तविक लाभ जो भी उसे परियोजना के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं, वो भले परोक्ष हों या प्रत्यक्ष हों, वो लागतों की तुलना में अधिक होने चाहिए। यदि हम बात करते हैं वास्तविक लाभ के बारे में, तो लागत लाभ विश्लेषण जो कि एक परियोजना के मूल्यांकन का आवश्यक अंग है, उसमें हम एक परियोजना से प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नदी घाटी परियोजना है तो वो किसानों की सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाती हैं, लेकिन यदि सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने से तो किसानों को लाभ होगा, लेकिन उस परियोजना को शुरू करने के साथ ही उस क्षेत्र विशेष के किसानों पर कोई विशेष प्रकार का शुल्क लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उससे प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभ क्या हो जाएंगे? उस परियोजना से प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभ कम हो सकते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ भी परियोजनाओं से होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ वे होते हैं जो कि सीधे ही किसी परियोजना के शुरू होने के कारण जनित होते हैं, और अप्रत्यक्ष लाभ यानी परियोजना के शुरू होने के बाद कई ऐसी चीज़ें हैं जो उस परियोजना से जुड़ी हुई होती हैं और वो आर्थिक रूप से अन्य तरीके से उस आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाती हैं। उन सबको हम परोक्ष लाभ कहते हैं। इसी तरीके से लाभ मूर्त और अमूर्त हो सकते हैं। मूर्त लाभ वह हैं जिसका हम मुद्रा में जिसको हम आकलित कर सकें, जिसका मापन कर सकें, जो हमें स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से नज़र आते हैं। और अमूर्त लाभ वो होते हैं जो कि जिनका परिकलन करना संभव नहीं है, किंतु फिर भी वो किसी न किसी रूप में पूरे सोसाइटी में, उस एरिया में फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसी तरीके से लाभों के बजाय हम लागतों के आधार पर भी परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं। सामान्य तौर पर जब हम लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ और हानि जो है वो
कुछ परिवर्तनशील तत्वों पर निर्भर करती हैं। और लागतों की जब हम बात करते हैं तो परियोजना की लागतों की गणना यद्यपि बहुत कठिन काम है इसकी गणना करना, क्योंकि जब भी कोई नई परियोजना शुरू की जाती है तो उसके निर्माण में केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लागत आएगी। वास्तविक स्थितियां तो परियोजना के पूरा होने के पश्चात ही हमें पता चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका मूल्यांकन करना या लागतों को ज्ञात करना, उसका सही आकलन करना अपने आप में बहुत बड़ा एक, जिसे हम कहते हैं, चुनौती हो सकता है किसी भी परियोजना को शुरू करने में। लागत लाभ विश्लेषण की यदि हम बात करें तो लाभ और हानि की मात्रा वास्तव में 3 परिवर्तनशील तत्वों पर निर्भर करती हैं। सबसे पहला तत्व है कि कुल उत्पादन, जितना भी उस परियोजना के माध्यम से उत्पादन किया जाने वाला है, उत्पादित की जाने वाली इकाइयों की मात्रा, प्रति इकाई मूल्य, परिवर्तनशील लागतें, और इन सब चीज़ों को, इन सब कारकों में यदि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमेशा ही लाभ की मात्रा पर होगा। यानी ये सब कुल उत्पादन, प्रति इकाई उत्पादन का मूल्य, परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें, यदि इनमें परिवर्तन हुआ तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर लाभ प्रभावित होगा या इसका प्रभाव हमेशा ही लाभ पर पड़ेगा। और जब इन सब चीज़ों का प्रभाव लाभ पर पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में लागत लाभ विश्लेषण के अंतर्गत परियोजना के मूल्यांकन के आकलन में इन सभी लागतों यानी उत्पादन, प्रति इकाई मूल्य, परिवर्तनशील और स्थिर लागतों का आकलन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्याप्त लाभ किसी भी परियोजना में तभी अर्जित किया जा सकता है जबकि उत्पादन इकाई मूल्य और लागतों की किन्हीं निश्चित मान्यताओं के अंतर्गत उत्पादन अथवा विक्रय के विभिन्न स्तरों की मात्रा, विक्रय से प्राप्त आय, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में परस्पर तालमेल बनाया जाए और पूर्व नियोजित बजट में निर्धारित लाभ के उपार्जन के लिए प्रबंधकों को उत्पादन स्तर का वह बिंदु ज्ञात करना होगा जिस पर किसी निश्चित इकाई मूल्य के आधार पर बिक्री से प्राप्त आय, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों तथा पूर्व निर्धारित लाभ की मात्रा के बराबर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ही इसे किया जाना संभव होगा। लागतों को हम, जैसे कि हमने अभी लाभ के बारे में देखा कि प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, मूर्त अमूर्त हो सकते हैं, वास्तविक लाभ हो सकते हैं, तो ठीक वैसे ही लागतों को भी हम 3 आधार पर विभाजित कर सकते हैं। स्थिर लागतें हो सकती हैं, परिवर्तनशील लागतें हो सकती हैं और अर्ध परिवर्तनशील लागतें हो सकती हैं। यदि हम स्थिर लागतों की बात करते हैं तो इन लागतों में व्यय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनकी प्रकृति स्थायी होती हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ इनमें वृद्धि नहीं होती। जैसे किराया हुआ, ब्याज हुआ, स्थायी कर्मचारियों का वेतन हुआ, प्रशासनिक व्यय हुआ, बीमा शुल्क, संपत्ति कर, ये जो चीज़ें हैं ये क्या रहती हैं, स्थिर लागतों के रूप में इसमें शामिल की जाती हैं। इन्हें गैर परिवर्तनशील लागतें भी कहा जाता है और उत्पादन और बिक्री की मात्रा के उतार चढ़ाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य तौर पर स्थिर लागतों की मात्रा स्थापित क्षमता तक स्थिर और अपरिवर्तनशील ही बनी रहती हैं। यदि फर्म की विद्यमान स्थापित क्षमता में वृद्धि की जाती है तो हो सकता है इन स्थिर लागतों की मात्रा में भी वृद्धि हो, लेकिन सामान्य तौर पर यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में यह लागतें क्या रहती हैं, स्थिर ही रहती हैं। दूसरी हम बात करेंगे परिवर्तनशील लागतों के बारे में। इन लागतों को प्रत्यक्ष लागतें, सीमावर्ती लागतें और असमान और आउट ऑफ पॉकेट लागतों के नाम से भी जाना जाता है। इन लागतों में कच्चा माल, मजदूरी, कारखाने में उत्पादन के अन्य खर्चे जैसे पानी, बिजली, ईंधन, मरम्मत, बिक्री पर कमीशन, आयकर जैसे चीज़ों को शामिल
किया जाता है और इन लागतों का उत्पादन और बिक्री की मात्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे, बिक्री बढ़ेगी, वैसे वैसे ये लागतें क्रमानुसार बढ़ती रहेगी। फर्म के द्वारा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ ही लागतों में वृद्धि होती है और यदि उत्पादन के स्तर में कमी की जाती है तो इस प्रकार की लागतों यानी परिवर्तनशील लागतों में भी उसी अनुपात में क्या हो जाती हैं, कमी हो जाती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कमी केवल कुल प्रत्यक्ष लागतों की धनराशि में होती हैं, पर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतें उत्पादन के सारे स्तरों पर क्या रहेंगी, हमेशा समान रहेगी और इस तरीके से प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतें सभी उत्पादन स्तरों पर क्या रहती हैं, एक जैसी रहती हैं। अब हम बात करते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागतों के बारे में। तो कुछ लागतें ऐसी भी होती हैं जो अंशतः परिवर्तनशील और अंशतः स्थिर होती हैं। इन्हें अर्ध परिवर्तनशील लागतों के नाम से जाना जाता है और इन लागतों में उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन तो होता है, किंतु ऐसा परिवर्तन उस अनुपात में नहीं होता जिस अनुपात में लागतों में उत्पादन में परिवर्तन होता है। चूँकि ये लागतें केवल अंशतः ही परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनशील लागतों में शामिल नहीं किया जाता। इसी प्रकार इन्हें स्थिर लागतों में भी हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये अंशतः ही स्थिर होती हैं। तो फलतः इन लागतों को हम अर्ध परिवर्तनशील लागतों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत पानी, बिजली, मरम्मत, रखरखाव, ईंधन, सुपरविज़न से संबंधित जो भी खर्चे हैं उनको शामिल किया जाता है। कोई भी अर्ध परिवर्तनशील लागत कितनी स्थिर हैं और कितनी परिवर्तनशील, यह निश्चित करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि मान लो उत्पादन शून्य है तब भी कुछ ऐसी लागतें हैं जो कि आती हैं और वहन करनी पड़ती हैं परियोजना को शुरू कर रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इसका सही निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल है कि हम इसका आकलन में किन किन चीज़ों को, जिन जिन तत्वों को सम्मिलित करते हैं उसमें अर्ध परिवर्तनशील लागतों का स्थिर और परिवर्तनशील अंश का विभाजन इन बेसिक मापदंडों के आधार पर ही हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ये समझा कि लागत और लाभ का हम आकलन कैसे करते हैं और उसमें हम किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए या किसी भी परियोजना को चलाने के लिए इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यदि लागतों की तुलना में लाभ अधिक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह परियोजना शुरू करने योग्य होती हैं। तो आज आपने समझा कि लाभ क्या होते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं और उसका आकलन कैसे कर सकते हैं, लागतें कैसी होती हैं उसको कैसे हम पता लगाते हैं, और हम जब परियोजना का मूल्यांकन करते हैं किसी भी तरीके से तो अगर लाभ और लागतों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो हम उसमें किस तरीके से उनका आकलन कर सकते हैं और किसी भी परियोजना के लाभकारी होने या उसको शुरू रखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका आकलन कैसे किया जाए, अर्थात एक परियोजना का मूल्यांकन कैसे किया जाए कि ये परियोजना शुरू रखने के योग्य हैं अथवा नहीं। तो उसमें लागत और लाभ का विश्लेषण किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्य तौर पर परियोजना का मतलब पूंजी निवेश के किसी भी ऐसा अवसर से हैं जो कि लाभ पाने की संभावनाओं को दर्शाती हैं, प्रकट करती हैं। तो यहाँ हम लागत और लाभ के आधार पर इस विश्लेषण को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।